नमस्कार दोस्तों। लास्ट सेशन में हमने चैप्टर नंबर 78 में आप देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने खास करके नेशनल पार्टी के क्या क्राइटेरियाज होते हैं और स्टेट पार्टी के क्या क्राइटेरियाज होते हैं उसके बारे में बात की। अब इन दोनों पार्टीज के अलावा हमारे देश में जब आप पार्टी सिस्टम को एनालाइज करेंगे तो आपको रीजनल पार्टीज बहुत ज़्यादा नंबर में देखने को मिलती है। तो आखिर इन रीजनल पार्टीज का क्या रोल है हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी में, कैसे इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है, कैसे ये हमारे देश में अलग-अलग रीजन्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। आज के सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इसके फीचर्स क्या-क्या हैं, आखिरकार हम कौन से पार्टीज़ को रीजनल पार्टीज़ कहते हैं और इनकी जो आइडियोलॉजी होती है, वो किस तरीके की होती है। फिर हम रीजनल पार्टीज़ के अलग-अलग टाइप को क्लासिफाई भी करेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे देश के अंदर आखिरकार रीजनल पार्टीज़ का जो राइज़ हुआ है, इसके पीछे के रीज़न्स क्या-क्या हैं, रीजनल पार्टीज़ का रोल क्या-क्या है हमारी डेमोक्रेसी में और साथ ही साथ रीजनल पार्टीज के अपने कुछ नुकसान भी है, इसके कुछ डिस्फंक्शंस भी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों हम इसके फीचर्स को समझते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपको मेरी ये सीरीज पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियोज़ को बनाने में, ठीक है? तो सबसे पहले दोस्तों हम रीजनल पार्टीज़ के फीचर्स को समझते हैं। तो जो रीजनल पार्टीज़ होती है उसका सबसे पहला फीचर आपको ये देखने को मिलेगा कि ये एक स्पेसिफिक रीजन में या और किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर में ही ऑपरेट करते हैं। यानी इनका जो काम करने का दायरा होता है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होता है। इसके अलावा आप देखेंगे इनका जो इलेक्टोरल बेस होता है, यानी कि जो लोग इनको चुनते हैं या जो लोग इनको पसंद करते हैं, इनके लिए वोट देते हैं, उसका जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होता है और एक सिंगल रीजन में ही आपको सिमटता हुआ दिखता है, ठीक है? तो मैंने पहले ही आपको बताया कि चूंकि ये एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर ऑपरेट करते हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर में, तो जाहिर सी बात है कि इनका इलेक्टोरल बेस जो है वो बहुत ही सिंगल रीजन में या बहुत ही लिमिटेड होगा। इसके अलावा जो रीजनल पार्टीज होती है, इनका दूसरा फीचर ये है कि ये रीजनल इंटरेस्ट को लेके आगे बढ़ते हैं। ये जो भी रीजनल इंटरेस्ट होते हैं उसको ये आगे के लेवल पे उठाने का काम करते हैं, लोगों की नज़र में इन रीजनल इंटरेस्ट को लाने का काम करते हैं और ये अक्सर आप देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर कल्चर या किसी पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप या किसी पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक ग्रुप के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर ये किसी पर्टिकुलर ग्रुप के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे तो इनका जो काम करने का दायरा होगा वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाएगा और जिस ग्रुप को ये रिप्रेजेंट करेंगे उसी ग्रुप के इंटरेस्ट को मेनली ये क्या करते हैं, आप देखेंगे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो इसके अलावा जो रीजनल पार्टीज होती हैं, वो रीजनल पार्टीज मेनली इनका कंसर्न ये होता है कि अगर किसी भी एरिया के लोकल रिसोर्स को बिना किसी कंटेंट के अगर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो उस मामले को ये बहुत आगे लेके जाएं और उस पर रोक लगाएं। तो इनका जो प्राइमरी कंसर्न होता है कि किसी भी एरिया में, जिस एरिया में वो काम कर रहे हैं, वहाँ के अगर किसी लोकल रिसोर्स को डिसकंटेंट के साथ एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो उस मामले को ये सुलझाते हैं, ठीक है? इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो रीजनल पार्टीज होती हैं ये रीजनल या फिर लोकल इश्यूज पे फोकस करते हैं, जाहिर सी बात है इसमें, क्योंकि आप देखेंगे चूंकि ये एक स्पेसिफिक रीजन में काम करते हैं, चूंकि इनका इलेक्टोरल बेस लिमिटेड होता है, तो जाहिर सी बात है कि ये अपने आप को उसी लोकल और रीजनल इश्यूज के साथ अपने आप को ये आइडेंटिफाई करेंगे, अपने आप को उसके साथ जोड़ के रखेंगे। लेकिन जो रीजनल पार्टीज होती हैं वो स्टेट लेवल पे पॉलिटिकल पावर कैप्चर करने की तरफ भी आगे बढ़ने की कोशिश करती है। तो रीजनल पार्टीज के बारे में मैंने जो चार बातें बताई आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ आ रही होंगी। इसके अलावा जो रीजनल पार्टीज होती है इनके पास एक पॉलिटिकल डिजायर होता है कि जो भी स्टेट्स हैं हमारे इंडियन यूनियन के अंदर में उनको और ज़्यादा ऑटोनॉमी मिले। मैंने आपको बताया हुआ है पहले ही कि हमारे देश में हम फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं। इस फेडरलिज्म में हमें डुअल गवर्नमेंट देखने को मिलती है। सेंटर के लेवल पे आपको जो है वो यूनियन गवर्नमेंट देखने को मिलेगी और स्टेट के लेवल पे आपको स्टेट गवर्नमेंट देखने को मिलेगी। और इंडिया के फेडरलिज्म में एक तीसरा गवर्नमेंट का भी टियर होता है जिसको हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। तो इस तीन तीन टियर के थ्रू हमारे देश में जो है वो गवर्नेंस चलता है। तो यूनियन का पार्ट होते हैं स्टेट। यूनियन को हेल्प करने के लिए हमारे देश में स्टेट्स बनाए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अक्सर यूनियन के द्वारा स्टेट्स के एरियाज में इंक्रोचमेंट किया जाता है। तो ये जो रीजनल पार्टीज हैं वो इस बात पे फोकस करती है कि हमारे इंडियन यूनियन के जितने भी स्टेट्स हैं उनको पहले से ज़्यादा ऑटोनॉमी मिले ताकि हमारे देश में जो फेडरलिज्म है वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे बढ़ सके। तो ये मेनली 5 फीचर आपको हमारे देश के अंदर देखने को मिलेंगे जो कि रीजनल पार्टी से जुड़े हुए होते हैं। अब अगर हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करें दोस्तों,
तो हमें 4 टाइप की रीजनल पार्टीज देखने को मिलती है। सबसे पहली एक ऐसी रीजनल पार्टी होती है जो कि रीजनल कल्चर के ऊपर बेस्ड होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे अकाली दल पंजाब में, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस है आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा, डीएमके है, शिवसेना आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, तेलुगु देशम पार्टी आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो ये ऐसी पार्टीज हैं जिनका जो बेस है वो है रीजनल कल्चर। रीजनल कल्चर को ध्यान में रखते हुए इन पार्टीज को बनाया गया है। फिर एक ऐसी भी रीजनल पार्टीज होती है जिसके पास एक ऑल इंडिया आउटलुक होता है। उनका जो विजन होता है वो ऑल इंडिया लेवल का होता है, लेकिन उनके पास चूंकि नेशनल इलेक्टोरल बेस नहीं होता है, इस वजह से अपने विजन को वो बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पाते। ठीक है। ऐसे पार्टीज में आप देखेंगे समाजवादी पार्टी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, एनसीपी जिसको हम कहते हैं। समाजवादी पार्टी अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि यूपी में बहुत ज्यादा इनका जो है इनका इलेक्टोरल बेस जो है वो यूपी में बहुत ज्यादा है। कभी कभी आपको बिहार में भी देखने को मिल जाता है कि इनके जो प्रत्याशी होते हैं वो बिहार में जाते हैं और दूसरे पार्टीज के लिए प्रचार करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनका जो विजन है, ये विजन तो इनका ऑल इंडिया लेवल का है, लेकिन इनका जो इलेक्टोरल बेस है वो नेशनल लेवल का नहीं हो पाता है। तीसरी रीजनल पार्टी ऐसी पार्टी होती है जो कि किसी नेशनल पार्टी के स्प्लिट की वजह से बनती है। इसका मतलब है कि अगर कोई नेशनल पार्टी है और नेशनल पार्टी ये टूट गई, तो इस नेशनल पार्टी के टूटने की वजह से कई सारी रीजनल पार्टीज बन जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे तृणमूल कांग्रेस है, वाईएसआर कांग्रेस है, ये सारी जो पार्टीज हैं ये आपको कांग्रेस से स्प्लिट होके आपको बनती हुई दिखती हैं। चौथी रीजनल पार्टी ऐसी पार्टीज होती हैं जिनको इंडिविजुअल लीडर्स के द्वारा फॉर्म किया जाता है, क्योंकि उनके पास एक करिस्मेटिक पर्सनालिटी होता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा जो तमिल एक्टर हैं विजय, उन्होंने भी अपनी एक पार्टी बनाई, तमिलग वेट्टरी कज़गम। उसके अलावा पवन कल्याण की भी पार्टी को इस कैटेगरी में रख सकते हैं। फिर अभी हाल ही में बिहार के इलेक्शन में जो जन स्वराज पार्टी वो काफी ज्यादा चर्चा में रही थी, जिसकी जो कि किशोर प्रशांत किशोर की पार्टी थी। तो ये पार्टीज ऐसी पार्टीज हैं जो कि इंडिविजुअल लीडर के द्वारा फॉर्म की गई। आप इन तीनों पार्टी में देखेंगे कि मोस्टली जो इन पार्टी को जानते हैं वो इनके लीडर की वजह से जानते हैं। जैसे विजय के नाम से इस पार्टी को टीवीके को जानते हैं, पवन कल्याण के नाम से जनसेना पार्टी को जानते हैं और प्रशांत किशोर के नाम से आपको जनसुराज पार्टी को लोग जानते हुए दिखते हैं। तो ये 4 टाइप के जो रीजनल पार्टीज के क्लासिफिकेशन है वो आपको देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें कि आखिरकार हमारे देश में रीजनल पार्टीज का राइज कैसे हुआ। आखिर कौन कौन से ऐसे रीजंस थे जो कि हमारे देश में रीजनल पार्टीज के राइज को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि हमारे देश में जो पार्टी सिस्टम है, उस पार्टी सिस्टम का सबसे बड़ा फीचर ये है कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा रीजनल लेवल पे पार्टीज देखने को मिलती है। ठीक बात है। तो सबसे पहले जो रीजनल पार्टीज के राइज का रीजन है वो ये है कि हमारे देश में कल्चरल और एथनिक प्लूरलिज्म बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। हमारे देश में आपको दुनिया के जितने भी मेजर रिलीजन हैं उसके लोग देखने को मिल जाएंगे। हमारे देश में आपको दुनिया के जितने भी एथनिक ग्रुप हैं उन सब के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। इवन हमारे देश के अंदर में आपको लिंग्विस्टिक जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे देश में ऐसा कहा जाता है कि पग पग पे पानी और पग पग पे वाणी बदलती है। इसका मतलब कि थोड़े थोड़े दूर पे ही हमें जो भाषा है वो बदलती दिखती है, जो हमें कल्चर है वो बदलता दिखता है। तो इतने ज़्यादा कल्चरल और एथनिक प्लूरलिज्म के कारण हमारे देश में जो अलग अलग रीजन्स के इंटरेस्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर आ जाता है। तो जाहिर सी बात है, हर एक रीजन का अपना अलग इंटरेस्ट होने की वजह से उस रीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रीजनल पार्टी को फॉर्म करने की ज़रूरत पड़ती है, और इसी वजह से कई सारी रीजनल पार्टीज का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। दूसरा इसका कारण है इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज एंड रीजनल इम्बैलेंसेस इन डेवलपमेंट। दोस्तों, हमारा देश बहुत बड़ा है। हमारे देश में आप देखेंगे 28 स्टेट्स हैं, और इसके अलावा आपको 8 यूटीज देखने को मिलेंगे, यूनियन टेरिटरीज देखने को मिलेंगे। अब जाहिर सी बात है कि इतने बड़े देश के अंदर इतने नंबर ऑफ स्टेट्स होने के कारण जो डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट का लेवल आपको अलग अलग स्टेट्स के अंदर देखने को अलग अलग मिलेगा। तो इस वजह से अलग अलग स्टेट्स में आपको इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज देखने को मिल जाती है। आप तमिलनाडु और आप बिहार का कंपैरिजन करें, या फिर आप कर्नाटका और फिर छत्तीसगढ़ का कंपैरिजन करें, तो आपको इन दोनों स्टेट्स के अंदर में जो डेवलपमेंट के क्राइटेरियाज हैं, जो डेवलपमेंट के स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। इस वजह से रीजनल इम्बैलेंसेस आता है। तो इस रीजनल इम्बैलेंसेस को काउंटर करने के लिए उस रीजन से रीजनल पार्टीज बनती है, जो कि उस रीजन के इंटरेस्ट को नेशनल लेवल तक उठा के ले जाती है, और फिर सरकार पे इस बात का प्रेशर डालती है कि वो जो ये इम्बैलेंस है और जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है उसको कम से कम करे, ताकि हमारे देश के अंदर जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है
ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो आगे बढ़ सके। ठीक है, तो दूसरा रीजन ये हो गया। तीसरा आप देखेंगे कि रीजनल पार्टीज के इमरजेंस की एक वजह ये भी है कि हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनका ये डिजायर है कि वो एक सेपरेट आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखें। और उसके पीछे का रीजन क्या है? हिस्टोरिकल फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे पंजाब में जो अकाली दल है, एक मिनट जरा मुझे, पंजाब में जो अकाली दल है, अकाली दल के बारे में आप देखेंगे कि वो हमेशा एक अलग पाकिस्तान वो उसकी मांग करते हैं। ठीक है, अलग एरिया की मांग करते हैं वो, जो कि ऑटोनोमस होगा। उसी तरीके से आपको नागालैंड में भी देखने को मिलेगा, आपको असम में भी देखने को मिलेगा कि असम में जो बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कि एक अलग सेपरेट रीजन बनाना चाहते हैं। तो हमारे देश के कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो कि अपनी सेपरेट आइडेंटिटी को मेंटेन करना चाहते हैं, और उनके इस डिजायर को फुलफिल करने के लिए वो उन्होंने रीजनल पार्टीज को बनाया हुआ है। तो एक रीजन ये भी है हमारे देश में कि रीजनल पार्टीज का इमरजेंस हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि कभी कभी हमारे देश में जो नेशनल पार्टीज हैं वो रीजनल एस्पिरेशंस को मीट करने में फेल कर जाती है। तो जाहिर सी बात है कि नेशनल लेवल की जो पार्टी होती है, इसका जो विजन होता है वो ऑल इंडिया लेवल का होता है। अब ऑल इंडिया लेवल का विजन होने की वजह से जाहिर सी बात है कुछ ऐसे रीजन्स होंगे जिनके इंटरेस्ट जो है वो उस तरीके से पूरे नहीं हो पाते होंगे। तो उस रीजन के लोगों में ये एक डिजायर आती है कि हमारे एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए एक रीजनल पार्टी होनी चाहिए। हमारे एस्पिरेशंस क्या क्या हैं इसको बताने के लिए नेशनल लेवल पे, एक नेशनल लेवल पे ये बताने के लिए कि उस रीजन के क्या क्या एस्पिरेशंस हैं, एक नेशनल पार्टी होनी चाहिए। और नेशनल पार्टी जब भी ऐसा करने में फेल कर जाती है तो फिर रीजनल पार्टीज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे दोस्तों कि हमारे देश में जो स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, इसकी वजह से भी आपको रीजनल पार्टीज देखने को मिलती है। तेलुगु देशम पार्टी आप देख लीजिए, लिंग्विस्टिक बेस पे इसको बनाया गया है। तो स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन के कारण भी जो अलग अलग पार्टीज हैं वो अलग अलग लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए, अलग अलग लैंग्वेज स्पीकिंग लोगों को ध्यान में रखते हुए उनके इंटरेस्ट के लिए अलग अलग पार्टीज बनाती है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे जो कुछ रीजनल लीडर्स होते हैं उनकी करिस्मेटिक पर्सनालिटी के आधार पे भी कई सारी रीजनल पार्टीज का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको पवन कल्याण की पार्टी के बारे में बताया, मैंने आपको विजय की पार्टी के बारे में बताया, मैंने आपको प्रशांत किशोर की पार्टी के बारे में बताया। तो ये कुछ ऐसे रीजनल लीडर्स हैं जिनकी करिस्मेटिक पर्सनालिटी की वजह से इन्होंने एक रीजनल पार्टी को ही फॉर्म कर लिया। इसके अलावा हमारे देश में आपको एक स्ट्रांग अपोजिशन का अब्सेंस अक्सर देखने को मिलता है, स्पेशली 1967 के बाद से, जब से हम देखते हैं कि कोalition गवर्नमेंट का जो ट्रेंड है हमारे देश में आया है। तो उसके बाद हमारे देश में एक स्ट्रांग अपोजिशन जो है वो बहुत कम देखने को मिला है। इवन कि 2019 में जब बीजेपी को फुल मेजोरिटी आई थी, तब भी आपको एक स्ट्रांग अपोजिशन का अब्सेंस देखने को मिला था। 2014 में भी आपको देखने को मिला था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जिस डेमोक्रेसी में जिस तरीके से एक स्ट्रांग अपोजिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत क्रूशियल रोल होता है, तो उसके अब्सेंस ने जो है वो हम देश के अंदर रीजनल पार्टीज के फॉर्मेशन को, एक रीजनल पार्टीज के फॉर्मेशन को बढ़ावा दिया है। क्योंकि रीजनल पार्टीज ऐसा मानती हैं कि अगर स्ट्रांग अपोजिशन नहीं है तो ये पार्टी खुद रीजनल लेवल पे जो है वो सरकार के आर्बिट्ररीज जो भी उनके कदम हैं उनको रोकने का काम करेंगे। इसके अलावा हमारे देश के पॉलिटिकल प्रोसेस में आपको कास्ट और रिलीजन, इसका रोल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और कास्ट और रिलीजन के बेस पे बहुत सारी रीजनल पार्टीज का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ हमारे देश में जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके अमंग जो एलियनेशन का उनके अंदर जो इमोशन है, और साथ ही साथ उनके बीच में जो डिसकंटेंटमेंट आपको देखने को मिलता है, इन सारे रीजंस की वजह से भी ट्राइबल ग्रुप्स को टारगेट करके कई सारी रीजनल पार्टीज का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं हमारे देश में रीजनल पार्टीज को राइज देने का काम करते हैं। आपने इसमें कल्चरल एस्पेक्ट से लेके आपने इसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट तक को देखा। इवन की इकोनॉमिक फैक्टर भी हमारे देश के अंदर रीजनल पार्टीज के राइज को बढ़ावा देते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। अब अगर हम दोस्तों रीजनल पार्टीज के रोल की बात करें, तो इसका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस तरीके से एक डेमोक्रेसी में स्ट्रांग अपोजिशन की ज़रूरत होती है, जिस तरीके से एक डेमोक्रेसी को जिंदा बनाए रखने के लिए स्ट्रांग जो अपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, उसी तरीके से हमारे देश के अंदर इंक्लूसिव डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए आपको रीजनल पार्टीज का रोल बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है।
तो इसके रोल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये डेमोक्रेसी को और ज़्यादा डीपन करते हैं और ज़्यादा गहरा करते हैं, क्योंकि जो भी लोकल एस्पिरेशंस हैं उनको ये पॉलिटिकल वॉइस देते हैं, जो लोकल कल्चर है, जो लोकल लैंग्वेज है, उन सबको ये पॉलिटिकल वॉइस देते हैं। और हमारे देश में सारे लैंग्वेज के लोग, सारे कल्चर के लोग जो हैं वो अपने देश में एक साथ आगे बढ़ने के लिए जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो डाइवर्स सोशल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कि नेशनल पार्टीज़ मिस कर जाती है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि नेशनल पार्टीज़ का जो विज़न होता है, ये इनका विज़न ऑल इंडिया होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है ऑल इंडिया विज़न जब आपका होगा तो बहुत सारे ऐसे रीजन्स होंगे, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होंगे जिनके इंटरेस्ट आपके नेशनल इंटरेस्ट से मैच नहीं कर रहे होते हैं, तो वो पीछे छूट जाते हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे डाइवर्स सोशल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करने का काम रीजनल पार्टीज़ करती हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इस वजह से जो डेमोक्रेसी है वो और ज़्यादा डीपन होती है। साथ ही साथ आप देखेंगे जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो ग्रास रूट पे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को और ज़्यादा मजबूत करती है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि रीजनल पार्टीज़ के जो मेंबर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रास रूट से जुड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा लोकल लेवल के होते हैं। तो इससे जो डेमोक्रेसी है वो और ज़्यादा गहरी होती है। इसके अलावा जो रीजनल पार्टीज़ है वो फेडरलिज्म को भी मजबूत करने का काम करती है। कैसे? ये हमारे स्टेट के इंटरेस्ट के गार्डियंस के तौर पे काम करती है। इसके अलावा जो एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन होता है उस माफ़ कीजिएगा, जो एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन हमारे यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, उसको भी रेजिस्ट करने का ये काम करती है। इसके साथ-साथ ये फिस्कल ऑटोनॉमी की डिमांड करती है, जो स्पेशल पैकेजेस होते हैं स्टेट्स के लिए उनकी डिमांड करती है, और जो डिसीजन मेकिंग में डिसेंट्रलाइजेशन है, उसकी डिमांड करती है, और इस तरीके से ये फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करने का काम करती है। जब मैंने आपको उसका फीचर पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इनका ये मानना होता है कि हमारे जो इंडियन यूनियन के स्टेट्स हैं, इन इंडियन यूनियन के स्टेट्स को और ज़्यादा ऑटोनॉमी मिले, ताकि हमारे देश में जो फेडरलिज्म है वो फेडरलिज्म आप देखते हैं ऑटोनॉमी की वजह से और ज़्यादा हमारे देश में अच्छे से फलता फूलता है। ठीक है। फिर आप देखेंगे कि जो कोalition पॉलिटिक्स है, कोaliशन पॉलिटिक्स की वजह से इनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल पे भी गवर्नमेंट को फॉर्म करने में किंग मेकर का रोल प्ले करते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे एनडीए को देखिए। अभी हमारे देश में एनडीए की गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए की गवर्नमेंट है, जो कि बहुत सारी पार्टीज का एक अलायंस है ना? तो जाहिर सी बात है कि इस अलायंस में कई सारी रीजनल पार्टीज हैं। तो जब रीजनल पार्टीज सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट को फॉर्म करने में, माफ कीजिएगा, जब रीजनल पार्टीज सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट को फॉर्म करने में किंग मेकर का रोल प्ले करेंगी, तो ये अच्छे तरीके से रीजनल इंटरेस्ट को नेशनल लेवल पे बता सकेंगी। अच्छे तरीके से जो रीजनल डिस्पैरिटीज हैं उनको सेंट्रल लेवल पे अच्छे से बता सकेगी, और उस रीजनल डिस्पैरिटी को दूर करने के लिए वो बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूर कर पाएंगी। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे जो नेशनल पॉलिसीज हैं उनको भी ये इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं, क्योंकि जो कोalition गवर्नमेंट्स होता है उसमें ये अपने आप को ज्वाइन करवाते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, और अपने जो इंटरेस्ट हैं, अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उन पार्टीज के साथ जुड़ते हैं और फिर उन सारे इंटरेस्ट को पूरा करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको एनडीए और यूपीए का जो अलायंस है उसके बारे में बताया। अब इसके अलावा आप देखेंगे ये जो पावर ऑफ स्टेट्स है उसको भी इंक्रीज करने के लिए नेगोशिएशन करते हैं, क्योंकि जब भी कोalition पॉलिटिक्स आपको देखने को मिलेगा तो उसमें जितने भी लोग उस कोalition से जुड़े हुए हैं सबके कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होते हैं, और सबके इंटरेस्ट के लिए कुछ ना कुछ काम किया जाता है। अब चूंकि जो रीजनल पार्टीज होती हैं इनका जो इंटरेस्ट होता है वो आप देखेंगे लोकल लेवल पे होता है। इनका जो इंटरेस्ट होता है वो किसी स्पेसिफिक रीजन से किसी स्पेसिफिक रीजन से रिलेटेड होता है ना? तो उस स्पेसिफिक रीजन की वजह से आप देखेंगे स्टेट्स का पावर भी बढ़ता है, और ये पावर बढ़ाने के लिए नेगोशिएशन करने का काम भी ये रीजनल पार्टीज करते हैं। इसके अलावा स्टेट लेवल पे आपको पॉलिसी इनोवेशन भी देखने को मिलेगा। माफ कीजिएगा, जो पॉलिसी इनोवेशन है स्टेट लेवल पे वो भी आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जो रीजनल पार्टीज हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे जो पायनियर रिफॉर्म्स होते हैं कई बार स्टेट लेवल पे उनको देखेंगे कि वो नेशनल मॉडल बन जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, जो सोशल जस्टिस की पॉलिसी डीएमके ने अपनाई थी वो नेशनल मॉडल बन गई। जो टीडीपी की आईटी इनिशिएटिव्स थी उसको भी नेशनल लेवल पे हमने अपनाया। फिर आप जो है यानी आम आदमी पार्टी की जो गवर्नेंस के एक्सपेरिमेंट्स थे उसको भी नेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा उसको नेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, और नेशनल लेवल पे उस गवर्नेंस के मॉडल को फॉलो किया गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे
कि जो रीजनल पार्टीज होती हैं वो रीजन स्पेसिफिक डेवलपमेंट प्रायोरिटीज पे फोकस करती हैं, जैसे इरिगेशन हो गया, लोकल इंडस्ट्रीज हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और इन सब में पॉलिसी इनोवेशन लेके आती है। अब इस पॉलिसी इनोवेशन का फायदा हमें नेशनल लेवल पे भी देखने को मिलता है जब वो नेशनल लेवल पे अडॉप्ट हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो रीजनल पार्टीज है वो सोशल जस्टिस और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, जो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, उनको ये मोबिलाइज करती हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करती हैं। जो रिजर्वेशंस हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं और आइडेंटिटी बेस्ड मूवमेंट्स हैं, उनको ये इन्फ्लुएंस करने का काम करती है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो रीजनल लैंग्वेजेस एंड कल्चरल आइडेंटिटी है, उसके प्रोटेक्शन को भी प्रमोट करने का काम ये जो रीजनल पार्टी है वो करती है। इसके अलावा जो मेजोरिटेरियनिज्म है उस पे भी एक चेक एंड बैलेंस लगाने का काम करती है, क्योंकि जो सिंगल नेशनल पार्टी है उसके डोमिनेंस को प्रिवेंट करने का काम करती है। जाहिर सी बात है कि जब हमने अपने देश में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का एक ड्रॉबैक ये है कि जब किसी भी पार्टी को फुल मेजोरिटी मिल जाती है तो वो एक ऑटोक्रेट की तरह बिहेव करने लग जाती है। तो ऐसे में जो किसी स्टेट का ऑटोनॉमी है वो आप देखेंगे कि उस पर खतरा आ जाता है, किसी रीजन का जो इंटरेस्ट है वो साइडलाइन हो जाता है, और नेशनल इंटरेस्ट हमेशा जो है वो जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो ऐसे में किसी सिंगल पार्टी के डोमिनेंस को प्रिवेंट करने में रीजनल पार्टीज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, और ये मेजर मेजर जो मेजोरिटेरियनिज्म है उसके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस लगाने का काम करती है। साथ ही साथ रीजनल पार्टीज जो है वो पार्लियामेंट के अंदर डाइवर्सिटी को भी बढ़ाती है और अकाउंटेबिलिटी को भी बढ़ाती है। ठीक बात है। चलिए, इसके अलावा जो रीजनल पार्टीज है दोस्तों वो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करती है, क्योंकि ये लोकल इश्यूज को नेशनल स्पॉटलाइट में लाने का काम करती है। एग्जाम्पल के लिए आप देखें, जो स्पेशल स्टेटस की डिमांड होती है स्टेट्स के लिए, उनको रिवर वाटर डिस्प्यूट्स है, फिर जो बॉर्डर इश्यूज हैं, जो फार्मर इश्यूज हैं, इन सबको ये नेशनल स्पॉटलाइट में लाने का काम करती है। इसके साथ साथ जो इलेक्टोरल कंपटीशन है और इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन है उसमें भी इनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये इलेक्शन में कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करती है। अब जाहिर सी बात है कि अगर किसी इलेक्शन में नेशनल पार्टी भी पार्टिसिपेट कर रही है और रीजनल पार्टी भी पार्टिसिपेट कर रही है, तो चूंकि रीजनल पार्टीज का जो इलेक्टोरल बेस होता है वो रीजनल होता है, तो जिस रीजन की ये पार्टी है उस रीजन में नेशनल पार्टी के द्वारा बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो जो पार्टी है वो इस तरीके से काम करेगी कि इस रीजन के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्कीम्स लाएगी, तो इससे क्या होगा, इलेक्शन में एक कॉम्पिटिटिवनेस आता है। ठीक है। इसके अलावा जो लोकल लीडर्स हैं, जो रीजनल एलिट्स हैं, जो कम्युनिटी इंटरेस्ट की बात करते हैं, उनको रिप्रेजेंट के उनके रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करने का काम भी रीजनल पार्टीज करती है। तो इस तरीके से इनका रोल के ये जो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो रीजनल पार्टीज हमारे देश के अंदर हैं ये कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगी। जैसे जो हमारे देश के अंदर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आपको देखने को मिलेगी उसको ये एड्रेस करेंगे। हमारे देश के अंदर जो कल्चरल डोमिनेंस किसी एक ग्रुप का देखने को मिलता है उस कल्चरल डोमिनेंस को कम करने की बात करती है ये। हमारे देश के अंदर जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उन ट्राइबल ग्रुप्स को हमारे देश के जो मेन सोसाइटी है, जो हमारी मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, उनके साथ जोड़ने का काम करती है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो मेजोरिटेरियनिज्म का हमारे देश में ट्रेंड देखने को कभी कभी मिलता है उस मेजोरिटेरियनिज्म को ये कंट्रोल करने का काम करती है। हमारे देश के अंदर जो लोकल इंटरेस्ट होते हैं उस लोकल इंटरेस्ट को नेशनल स्पॉटलाइट में लाने का काम करती है। तो इन सारी बातों को देखते हुए हमें इनका जो रोल है वो बहुत क्रूशियल नजर आता है। लेकिन अब रीजनल पार्टीज के इतने सारे फायदे होने के बावजूद इसके कुछ नुकसान भी है। जैसे सबसे पहला नुकसान है कि एक्सेसिव रीजनलिज्म की बात ये करते हैं। जब भी लोकल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज किया जाएगा नेशनल यूनिटी के ऊपर तो हमें रीजनलिज्म देखने को मिलता है, और रीजनलिज्म किसी भी देश को तोड़ने का काम करता है। ठीक है। जो हमारे देश में ऑलरेडी आप देखेंगे इंटरनल सिक्योरिटी के कई सारे इश्यूज हैं, हमारे देश में फ्रेगमेंटेशन को प्रमोट करने वाले कई सारे ग्रुप्स हैं जो हमारे देश को कई छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना चाहते हैं, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे कोalition इंस्टेबिलिटी भी रीजनल पार्टीज की वजह से आता है, क्योंकि आप जब यूनियन गवर्नमेंट में देखेंगे कि ये अलायंस बना के सपोर्ट करते हैं, और जब ये अपने सपोर्ट को विड्रॉ कर लेते हैं तो उसकी वजह से डीस्टेबलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। हमारे देश में जो गवर्नमेंट है वो डिस्टेबलाइज हो जाती है और दोबारा से इलेक्शन करवाने की हमें ज़रूरत महसूस होती है। और आपको पता है कि इलेक्शन कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें एक तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, दूसरा बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तीसरा जो हमारे देश के बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, उनका
जो है वो अपना काम छोड़ के इलेक्शन के प्रोसेस में आप देखेंगे इन्वॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप टीचर्स को देखेंगे, टीचर्स को बहुत ज़्यादा इलेक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाता है। इससे हमारे एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इलेक्शन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और चूंकि हमारे देश में अब कोalition गवर्नमेंट्स का ट्रेंड है, तो कोalition गवर्नमेंट्स में जो रीजनल पार्टीज है उनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये रीजनल पार्टीज जब अपने सपोर्ट को उस अलायंस से विड्रॉ करती है, तो एक डी स्टेबलाइजेशन हमें देखने को मिलता है यूनियन गवर्नमेंट्स में, जो कि एक अच्छी बात नहीं होती है। इसके अलावा कोalition इंस्टेबिलिटी के पॉइंट में आप ये भी समझ सकते हैं कि जब भी यूनियन गवर्नमेंट बार बार जो है डिस्टेबलाइज होगी, तो इससे हमें पॉलिसी पैरालिसिस देखने को मिलता है, और इससे जो एग्जीक्यूटिव का स्ट्रेंथ है वो कमजोर होता जाता है। और इसका हमारे देश के इकोनॉमिक एक्टिविटी पे, हमारे देश के इकोनॉमिक ग्रोथ पे, हमारे देश के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा जो रीजनल पार्टीज है दोस्तों, ये पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स करती हैं। जैसे ये एक्सेसिव सब्सिडीज की मांग करती हैं, फ्रीबीज की मांग करती हैं, शॉर्ट टर्म स्कीम्स की मांग करती हैं, ताकि इनको एक इलेक्टोरल गेन हो सके, ताकि इनको इलेक्शन में फायदा हो सके। अब फ्रीबीज हो गया, सब्सिडीज हो गया, जाहिर सी बात है कि लोकल लोगों को इन सब की जरूरत होती है, तो ये इन्हीं की बात करते हैं। अब लोकल लोगों की जरूरतों को ये नेशनल लेवल पे, माफ कीजिएगा, ये लोकल लोगों की जरूरतों को उठा के ये अपना इलेक्टोरल गेन कर लेते हैं। और इसकी वजह से जो हमारे देश के अंदर आप देखेंगे स्टेट का फाइनेंस होता है, उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन आता है, और हमारे देश के अंदर फिजिकल डिसिप्लिन जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। और जब फिजिकल डिसिप्लिन कमज़ोर होता है, तो हमारे देश में आपको फिजिकल डेफिसिट का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। फिजिकल डेफिसिट के प्रॉब्लम देखने के कारण हमारे देश में जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, इस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आपको कटौती देखने को मिलती है। बहुत सारे जो स्कीम्स हैं, बहुत सारे स्कीम्स को बंद करना पड़ता है, क्योंकि जो सरकार आपका देखेंगे जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसको खर्च उसको नहीं रोक सकती है। तो हमारे देश में जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है उसमें एक ब्रेक सा लग जाता है इस वजह से। ठीक है। फिर आप देखेंगे जो रीजनल पार्टीज हैं वो पर्सनालिटी सेंट्रिक पॉलिटिक्स करती हैं। आप देखेंगे मेनी रीजनल पार्टीज जो हैं वो फैमिली ओन सेटअप की तरफ अपने पार्टीज को चलाती हैं। इसकी वजह से होता यह है कि हमारे अंदर जो इंटरनल डेमोक्रेसी है, जो डायनेस्टिक कंट्रोल है, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। और इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो रीजनल पार्टीज होती हैं, ये आइडेंटिटी बेस्ड पोलराइजेशन करने का भी काम करती है। जैसे ये वोटर्स को मोबिलाइज करने का काम करती है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, लैंग्वेज और रिलीजन। अब इन सारे बेसिस पे अगर आप वोटर्स को मोबिलाइज करेंगे, तो जाहिर सी बात है सोसाइटी में कास्ट के बेस पे आपको एक मतभेद देखने को मिलेगा, लैंग्वेज के बेस पे आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज देखने को मिलेंगे, एक रिलीजन के मतलब अलग अलग रिलीजन के लोगों के बीच में आपको एक डाइवर्जन देखने को मिलेगा, जो कि हमारे देश में सही नहीं है। हमारे देश में ये सोशल फ्रेगमेंटेशन को और ज़्यादा इंटेंसिफाई करेगा, क्योंकि हाल के कुछ डेकेड्स में हमने देखा है कि हमारे देश में जो सोशल हार्मनी है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही। अब इसके पीछे नेशनल पॉलिसी या फिर जो भी जिम्मेदार हो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये तो ज़रूर है कि हमारे देश में जो सोशल फ्रेगमेंटेशन है वो हमें हाल के कुछ डेकेड्स में ज़रूर देखने को मिला है। और जो आइडेंटिटी बेस्ड पोलराइजेशन रीजनल पार्टीज करती हैं, वो इस सोशल फ्रेगमेंटेशन को और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर सकता है। उसके साथ साथ आप देखेंगे दोस्तों, जो करप्शन और पैट्रोनेज नेटवर्क है उसको भी बढ़ावा देने का काम ये नेशनल रीजनल पार्टीज करती हैं। जैसे स्टेट लेवल पे पावर का ये कंसंट्रेशन करती है, जिसकी वजह से क्रॉनिज्म आता है, लोकल एलीट कैप्चर जो है वो हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा पार्टी अपॉइंटमेंट्स में भी हमें नेपोटिज्म देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो करप्शन और पैट्रोनेज का नेटवर्क है उसको बढ़ाने का काम आपको रीजनल पार्टीज करते हुए देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो रीजनल पार्टीज होती है इनका जो पॉलिसी फोकस होता है वो बहुत ज़्यादा नैरो होता है, क्योंकि ये रीजन स्पेसिफिक इश्यूज की बात मेनली करते हैं। और ये जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल विजन है और जो नेशनल पर्सपेक्टिव है उसको ये लिमिट करने का काम करते हैं। देखिए, रीजनल इंटरेस्ट की बात करना बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर आपका नेशनल इंटरेस्ट इससे हैम्पर हो रहा हो, तो फिर ऐसा रीजनल इंटरेस्ट जो है वो किसी भी काम का नहीं हो पाता। क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट जब हैम्पर होता है, तो फिर नेशनल पॉलिसीज में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, और इस नेशनल पॉलिसीज की वजह से फिर जो रीजनल आपको इम्बैलेंस है वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि जो पॉलिसी फोकस होता है रीजनल पार्टीज का वो काफ़ी ज़्यादा नैरो होता है, और इस वजह से जो हमारा नेशनल पर्सपेक्टिव है, जो नेशनल डेवलपमेंटल विजन है लॉन्ग टर्म के लिए, उसमें एक लिमिट लगता हुआ हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ दोस्तों, जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है उसमें भी हमें डिस्ट्रप्शन रीजनल पार्टीज की वजह से देखने को मिलता है। कैसे? आप देखेंगे हमारे देश में जो बार्गेनिंग पावर का जो डिस्प्रपोर्शनेट होता है जब हंग पार्लियामेंट्स बनती है, यानी सरकार बनाने में माफ कीजिएगा,
इसमें जब हंग पार्लियामेंट की स्थिति आपको देखने को मिलती है तो ये पावर को बार्गेन करते हैं डिस्प्रोपोर्शनेटली। इसकी वजह से हमारे देश के अंदर जो नेशनल रिफॉर्म्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, और ये तब तक ब्लॉक रहते हैं अनलेस कि पर्टिकुलर स्टेट जो है वो स्टेट की डिमांड जो है वो नहीं मीट की जाती। तो ऐसे में हमारे देश के अंदर जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है वो रुक सा जाता है, और जब लेजिस्लेटिव प्रोसेस रुक सा जाएगा तो हमारे देश में कोई भी रिफॉर्म आने से पहले सरकार जो है वो एक बार ही अपने आप को बैक कर लेती है। इसके अलावा जो फ्रैगमेंटेड मैंडेट है उसकी वजह से हम देखते हैं कि एक प्रॉब्लम और भी रीजनल पार्टीज जो हैं वो खड़ा करते हुए दिखती है। जैसे हमारे देश के अंदर टू मेनी रीजनल प्लेयर्स हैं, इसकी वजह से फ्रैक्चर्ड वर्डिक्ट हमें देखने को मिलता है। जो मैंडेट है यानी जो जनता जो अपने इलेक्शन में जो चुनती है उसमें बहुत ज़्यादा फ्रैगमेंटेशन हमें देखने को मिलता है, थोड़े थोड़े वोट सबको देखने को मिलता है। अब इसकी वजह से अनस्टेबल गवर्नेंस होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जब बहुत सारी पार्टीज इलेक्शन में खड़ी होती है तो उसकी वजह से जो हमारे वोटर्स हैं वो वोटर्स आपको बंटते हुए दिख जाते हैं। अब इसकी वजह से जो फ्रैगमेंटेड वोटर्स होंगे वो कोalition गवर्नमेंट बनाते हुए दिखेंगे। ठीक है। अब इस कोalition गवर्नमेंट की वजह से बहुत सारी पार्टीज जो हैं वो मिलकर जब गवर्नमेंट बनाती हैं तो उसमें गवर्नेंस आपको अनस्टेबल देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर कोई भी पार्टी चाहे तो वो उस अलायंस को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाएगी और फिर वो अलायंस टूट जाएगा और गवर्नमेंट जो है वो गिर जाती है। तो इस वजह से हमें एक अनस्टेबल गवर्नेंस का प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है, और इसमें इस वजह से होता क्या है कि हम किसी भी कोहेसिव नेशनल पॉलिसी को फॉर्म करने में डिफिकल्ट फील करते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ जो रीजनल पार्टीज होती हैं इनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर काफ़ी वीक होता है। इनका कार्डर बेस्ड सिस्टम होता है बहुत लिमिटेड। साथ ही साथ इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी आपको बहुत कमज़ोर देखने को मिलती है। फिर उसके बाद डिपेंडेंस इनका अपने करिज्मेटिक लीडर्स पे बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इनका बहुत वीक होता है। तो इसकी वजह से ये हमेशा अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए जो लोकल्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है उनके इंटरेस्ट को हमेशा ये साइडलाइन करते हुए देखते हैं। हमेशा ये अपने पावर गेन की तरफ रहते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे दोस्तों कि कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म बिटवीन स्टेट्स को भी ये प्रमोट कर, जैसे स्पेशल स्टेटस का डिमांड हो गया, रिसोर्स एलोकेशन का फाइट हो गया जैसे रिवर वाटर डिस्प्यूट में। इसकी वजह से सेंटर स्टेट टेंशन आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। और मैंने आपको बताया है कि एक यूनियन के लिए अच्छी स्थिति तब होती है जब सेंटर और स्टेट के बीच में एक हार्मोनियस रिलेशन हो, क्योंकि हमारे देश में यूनियन का जो सक्सेस है वो सेंटर और स्टेट इन दोनों के बीच में हार्मनी से डिपेंड करता है। अगर सेंटर और स्टेट के बीच में टेंशन होगी तो सेंटर अलग डायरेक्शन में काम करेगा, स्टेट अलग डायरेक्शन में काम करेगा, और इससे हमारा यूनियन जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। यूनियन एक ही डायरेक्शन में दोनों को लेके आगे नहीं बढ़ पाएगा, और हमारे देश में इससे इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारी सोशल हार्मनी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है। रीजनल इम्बैलेंस हमें देखने को मिलेगा। तो ये सारे नुकसान जो है वो रीजनल पार्टीज के हैं। तो आई होप कि आपको ये जो सेशन है इस सेशन में आपको रीजनल पार्टीज़ के रोल के बारे में, रीजनल पार्टीज़ के नुकसान के बारे में, उसके इंपॉर्टेंस भी मैंने आपको समझाया, उसके फीचर्स भी समझाए। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। दोस्तों, अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जाने से पहले एक बार फिर से मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि जाने से पहले आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तभी आप लाइक करें। अगर आपको ये मेरी जो ये सीरीज़ है ये पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।